हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो आज 6 मई 2021 है। आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले लेक्चर में आने वाली है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि प्रीलिम्स में आपको मदद करेंगे प्रैक्टिस के फॉर्म में। फिर हम मेंस क्वेश्चन देंगे जिसके की पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दोगे। उसके बाद हम फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली फैक्ट के रूप में पूछी जा सकती हैं या उससे कोई पॉइंट निकाल के पूछा जा सकता है। फिर हम मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें हम कैस्पियन सी का मैप देखेंगे अगल बगल आने वाली कंट्रीज, तो उसको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। फिर एडिटोरियल्स हम देखेंगे जिसमें हम एडिटोरियल में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट में फिर मैं इंटरनेशनल, नेशनल और इकोनॉमी पेज आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो फिर प्लीज़ डू लाइक दैट फ्रॉम योर एंड। आप उसकी लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। बिना कोई समय गवाए लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला सवाल है प्रयास इनिशिएटिव। प्रयास इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था रिसेंटली। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से प्रयास इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो पहला सवाल था प्रयास इनिशिएटिव का। दूसरा सवाल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ मेजर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन कैलिफोर्निया डेजर्ट रीजन। अब कल का अगर आपको न्यूज एनालिसिस याद हो तो मैंने आपको क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट बताया था जो कि यूएसए ने लॉन्च किया है इन द कैलिफोर्निया डेजर्ट रीजन। तो ये सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया डेजर्ट्स। तो इसमें से कैलिफोर्निया डेजर्ट का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, कोलोराडो डेजर्ट, चिहुआहुआ डेजर्ट या द ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो आपको बताना इनमें से कौन सा डेजर्ट कैलिफोर्निया डेजर्ट का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस आर 2 and 4, 3 and 5, 1, 2 and 5 या नन ऑफ दी अबव। तीसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द दीपोर बील लेक। दीपोर बील लेक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक इन अ फॉर्मर चैनल ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द ओनली वेटलैंड इन असम डेजिग्नेटेड एज अ साइट ऑफ इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, बोथ या नन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं आपको आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे बता देता हूँ। आज का जो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है क्रिटिकली एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमईज इन द इंडियन इकोनॉमी। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ एमएसएमईज इन द इंडियन इकोनॉमी। तो आपको एमएसएमई का रोल इंडियन इकोनॉमी में बताना है। दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, ठीक है ना। अब मूव करते हैं हम आप आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में जो कि फैक्चुअल न्यूज़ है, जो कि आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली हेल्प करने वाली है या आपको किसी और फॉर्म में आपको मदद करेंगी। तो सबसे पहली जो आज की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, वह है नो रिव्यू ऑन 50% कैप ऑन रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को इनवैलिड ठहराते हुए ये बोला है कि कोई भी रिव्यू इसका नहीं किया जाएगा। जो 50% की लाइन सेट की गई है बाय द इंदिरा साहनी केस 1992 का, अगर आपको पता हो, इंडियन इंदिरा साहनी केस है फेमस 1992 का, जिसमें 50% की लिमिट सेट की गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो उसको रिव्यू नहीं किया जाएगा। अब इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मराठा कोटा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। थोड़े से फैक्ट्स पहले मैं बताऊं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके पहले अभी मराठा कोटा को वैलिडिटी दी थी। उससे पहले क्या हुआ था कि 2018 के टाइम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था। उस एक्ट के थ्रू उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था 16% का, ठीक है ना। 16% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था, लेकिन एक कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन के को हेड कर रहे थे एमबी गायकवाड़, फॉर्मर हाई कोर्ट जज थे एमबी गायकवाड़। तो एमबी गायकवाड़ कमीशन था, ठीक है ना। इट वॉज अ स्टेट अपॉइंटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये याद रखेगा, ये स्टेट अपॉइंटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन बता रहा हूं कि पहले एक स्टेट अपॉइंटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया जिसको हेड कौन कर रहा था? हाई कोर्ट जज, फॉर्मर हाई कोर्ट जज एमबी गायकवाड़। तो एमबी गायकवाड़ कमीशन ने इनको ये बोला कि नहीं, 16% आप बहुत ज्यादा दे रहे हो, आप एक काम करो कि जो रिजर्वेशन है उसको 12% कर दो, 12% फॉर एजुकेशन कर दो, 12% फॉर एजुकेशन एंड
13% फॉर जॉब्स। तो रिजर्वेशन का कितना किया उन्होंने, 12% एजुकेशन के लिए, 13% फॉर द जॉब्स किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मराठा कोटा को, रिजर्वेशन को इनवैलिड बता दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। क्लियर कट उनका ये वर्डिक्ट है कि जो मराठा कम्युनिटी है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी में नहीं आती है। दे दिस ब्रीच ऑफ 50% कोटा, जो लिमिट है 50% की, उसको ब्रीच करने के लिए बहुत एक्सेप्शनल और वैसे केस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वंस इन अ मिलियन केस चाहिए, तब आप इसको ब्रीच कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड चूंकि मराठा कम्युनिटी के लिए इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि मराठा कम्युनिटी इज अ डोमिनेंट कास्ट, इट्स अ पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास। देखो यहाँ पे लिखा है मराठाज आर इन द मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल लाइफ, इट इज नॉट इवन डिस्प्यूटेड दैट मराठाज आर पॉलिटिकली डोमिनेंट कास्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये डिस्प्यूट में है ही नहीं कि मराठा पॉलिटिकली डोमिनेंट है। तो जब पॉलिटिकली डोमिनेंट हो गई तो फिर वो बैकवर्ड नहीं कहलाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जजमेंट जो इंदिरा साहनी का है, इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम चेंज होते गए, लेकिन 1992 का जो इंदिरा साहनी जजमेंट था और उसके द्वारा जो 50% की सीलिंग सेट की गई थी, उसने अपना प्रूफ कई बार दिया है, इसलिए हम उसको चेक नहीं करेंगे, है ना। एंड बिल्कुल इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इस कारण से उन्होंने मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कर दिया। तो बस सिंपल सा आप याद रखेगा कि मराठास को पहले रिजर्वेशन दिया गया था 16% का, लेकिन एमबी गायकवाड़ जब कमीशन बनाई गई, स्टेट अपॉइंटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी वो, तो उसने बोला कि 12% आप एजुकेशन में दो और 13% आप जॉब्स में दो। फिर इसके बाद इसको भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको पहले अपहेल्ड किया था डिसीजन, है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि मराठा कम्युनिटी जो है वो एक पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है, नो डाउट इन दैट। एंड वो चाहते तो वो एजुकेशनली बैकवर्ड भी नहीं है, ऐसा उनका कहना है। एंड देयरफॉर दिस सीलिंग ऑफ 50% जो कि इंदिरा साहनी केस में सेट की गई थी, इसको ब्रीच करना सही नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी बोला है द सीलिंग ऑफ 50% विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शन, मतलब कि एक एक्सेप्शन ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप ये 50% की लिमिट ब्रीच कर सकते हो, और ऐसा किया भी गया। अगर आपको याद हो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया है, 10% रिजर्वेशन हैज बीन गिवन टू द जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, जो अपर कास्ट में, उनको भी दिया गया है, जनरल कैटेगरी में भी दिया गया है 10%। तो ये सीलिंग ब्रीच की गई है ऑलरेडी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में ब्रीच की जाती है, एंड इसको सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन बोला है। दिस हैज बीन टर्म्ड एज गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यूपीएससी अगर आपसे कई फ्यूचर में पूछ ले कि गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन रिसेंटली किस चीज को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन इन्होंने ये 50% की सीलिंग को कहा है इंदिरा साहनी केस के। इसको गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दैट इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग द राइट बैलेंस दैट अलाउज द स्टेट सफिशिएंट लैटिट्यूड टू इंश्योर मीनिंगफुल अफर्मेटिव एक्शन, मतलब कि एक बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस बनाता है ये 50% का जो कोटा जजमेंट है इंदिरा साहनी केस में, वो एक प्रॉपर जजमेंट बनाता है एंड एक प्रॉपर बैलेंस बनाता है, जिसमें स्टेट्स भी सफिशिएंट एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जब जरूरत ना हो तो उसको ब्रीच करना थोड़ा कठिन भी रहता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक प्रॉपर बैलेंस है, कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम दैट। अगली जो न्यूज है फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मे फ्लावर 400। नाउ व्हाट इज दिस मे फ्लावर 400? ये आपको दिख रहा होगा मे फ्लावर 400। तो मे फ्लावर 400 क्या है? इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है ये। अभी टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं जो कि मैरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर में काम करती हैं। ओके, मैरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर और आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन में उन्होंने वर्ल्ड की पहली एआई शिप बनाई है, जिसका नाम है मे फ्लावर 400। तो आपको क्या याद रखना है कि ये वर्ल्ड की पहली एआई शिप है, इसका नाम क्या है? मे फ्लावर 400। तो मे फ्लावर 400 क्या है? इट इज द अनमैन्ड 15 मीटर लॉन्ग ट्रिमारान
दैट वेज 9 टन्स एंड इज कंप्लीटली ऑटोनॉमस शिप। तो याद रखिएगा मे फ्लावर 400 अनमैन्ड 15 मीटर लॉन्ग है और इट वेज 9 टन्स, ठीक है ना। इट्स एआई शिप है ये एंड ट्रांस अटलांटिक वोएज में ये जाने वाला है, ट्रांस अटलांटिक वोएज में जाने वाला है, याद रखिएगा। एंड इट विल स्टडी द प्लास्टिक इन वाटर एंड स्टडी द मैरीन पोल्यूशन। तो मे फ्लावर 400 क्या स्टडी करेगा? एक्वेटिक एनिमल्स को ट्रैक करेगा, एक्वेटिक मैमल्स को ट्रैक करेगा। ये देखो आप लिखा हुआ है, एक्वेटिक मैमल्स को ट्रैक करेगा, एनालाइज करेगा प्लास्टिक इन द वाटर एंड स्टडी करेगा मैरीन पोल्यूशन। तो 3 चीजें करेगा, ट्रैक करेगा एक्वेटिक मैमल्स को, सेकंड है एनालाइज करेगा प्लास्टिक इन द वाटर में, मतलब कि वाटर में कितने प्लास्टिक्स और ये सब आपने पढ़ा होगा पैसिफिक ओशन का, आपने ग्रेटेस्ट प्लास्टिक डंप, ये सारी चीज़ जानते होंगे आप लोग। एंड तीसरी चीज़ स्टडी करेगा क्या? मैरीन पोल्यूशन को। तो ये आपको मे फ्लावर 400 का याद रखना है। अब ये जो शिप है ये पावर्ड है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सन्स एनर्जी वाया सोलार पैनल्स। तो सन की सोलार पैनल्स एनर्जी इसमें लेता है प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये अपने आप चल रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, अराउंड 8 एशियाटिक लॉयंस हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एट हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क में लगभग 8 जो आपके एशियाटिक लॉयंस हैं दे हैव बीन टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव। तो ये पहला केस था एक्चुअली में क्लियरिटी के साथ जिसमें एनिमल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट दिख रहा है। तो याद रखिएगा अगर आपसे इस तरीके कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एनिमल्स जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं या यूपीएससी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में दे दे तो वहां पे आपको टिक करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट आपके पास केसेस आ रहे हैं जिसमें क्लियर हो चुका है कि हाँ लॉयंस इस तरीके से, एनिमल्स जो इस तरीके से वो डायरेक्टली कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इनमें से जैसे 8 में से जैसे एशियाटिक लॉयंस थे, ठीक है ना, एंड इसमें स्नो लेपर्ड था, बंगाल टाइगर था, क्लाउडेड लेपर्ड था, इंडियन लेपर्ड था। ये भी आपको याद रखना है कि ये अलग अलग वेराइटीज थी जो कि कोविड पॉजिटिव आई हैं। एंड वैसे एशियाटिक लॉयंस का सेंसस भी होता है। पहला सेंसस हुआ था एशियाटिक लॉयंस का 1936 में। याद रखिएगा पहला सेंसस जो हुआ था एशियाटिक लॉयंस की पॉपुलेशन को मार्क करने के लिए तो वो 1936 में नवाब ऑफ जूनागढ़ ने करवाया था। फिर रेगुलर एशियाटिक लॉयंस सेंसस जो होते हैं वो हर 5 साल में एक बार होते रहते हैं। एंड लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2015 में हुआ था और 2020 में जो नया सेंसस था वो ड्यू था, बट कोविड-19 के कारण वो पोस्टपोन हो चुका है। एशियाटिक लॉयंस का अगर मैं आपको बताऊं कि आयुसीएन स्टेटस, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 पे है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है एंड आयुसीएन के इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। तो एशियाटिक लॉयन आयुसीएन के इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज है वो है, रिसर्चर्स इन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंड द फॉसिल्स बोन फ्रैगमेंट्स ऑफ सौरोपॉड डायनासोर। तो सौरोपॉड डायनासोर का फॉसिल मिला है मेघालय के वेस्ट खासी हिल्स वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो मेघालय में वेस्ट खासी हिल्स वाले पार्ट में आपको क्या मिला है? सौरोपोड डायनासोर। ये देखो लिखा हुआ है सौरोपोड डायनासोर एंड दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द सौरोपोड डायनासोर डिस्कवर्ड इन द रीजन। कहाँ मिला है? मेघालय वेस्टर्न खासी वाला पार्ट, मेघालय वेस्टर्न खासी वाले पोर्शन में ये मिला है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो ये तो जो चीजें थी ये थी आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो न्यूज आइटम्स थे, वहां तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं आगे मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज में। तो मैप ऑफ द डे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि मैप ऑफ द डे मैं आज जो बताऊंगा वो है आपका कैस्पियन सी और उसके अगल बगल आने वाली कंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो कैस्पियन सी आपको दिख रहा होगा, बीच में कैस्पियन सी दिख रहा है। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसके आसपास आती हैं? देखो 5 कंट्रीज हैं जिसके आसपास अगल बगल आती हैं और इनको याद रखने की सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। एक है कृति, इधर आप कृति याद रखिए, कृति, या फिर आप तारिक। तारीख नहीं होता, तारिक, तो तारिक। तो कृति या तारीख अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं, सबसे पहले मैं के से बताता हूँ। कृति, अपन कृति के कोड को फॉलो करते हैं। तो के से जो कंट्री टच कर रही है वो है यहाँ पे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज द फर्स्ट कंट्री जो यहाँ से आपको देखो बॉर्डर कर रही है ना, यहाँ पे। तो ये आपकी कौन सी है?
कजाकिस्तान। यहाँ पे देखो फोर्ट स्वेचेंको भी है, यहाँ पे फोर्ट स्वेचेंको भी कजाकिस्तान वाले पार्ट में लाई करता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कजाकिस्तान पहली कंट्री होगी। आर से जो कंट्री टच करती है ऑब्वियस सी बात है वो है रशिया। कृति के सेकंड जो है वर्ड लेटर है आर, तो उससे आर से यहाँ पे रशिया, ठीक है ना। तो के से आपका कजाकिस्तान, के आर से आपका रशिया, ए से अब जो कंट्री टच करती है वो है अजरबैजान। अजरबैजान आपको ये दिख रही होगी, तो के आर हो गया, अजरबैजान आपका ये ए वाला पार्ट हो गया, ये ए क्रा तो हमने आपको बता दिया। फिर यहां पे देखो तुर्कमेनिस्तान, ये टी है ना तुर्कमेनिस्तान, तो ये तुर्कमेनिस्तान वाला पोर्शन टी हो गया, और लास्ट में आपका ये ईरान हो गया आई। तो KRATI कृति आप याद रखेंगे। दिस इज द कोड। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड आपका ईरान। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको देखो तुर्कमेनिस्तान में अशकाबाद दिख रहा होगा। अशकाबाद बहुत फेमस मोबिलिटी एग्रीमेंट है एक, अशकाबाद एग्रीमेंट अगर आपको पता हो दैट इज वेरी वेरी फेमस। तो अशकाबाद सिटी कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में है। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंफ्यूज मत होना तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान में। यहाँ पे कंफ्यूजन का केवल एक कारण है, कई बार वो तुर्कमेनिस्तान या तजाकिस्तान लिख देगा। तो याद रखना आपने को कि तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन को टच करता है, ना कि तजिकिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान। दूसरी चीज कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे अजरबैजान में, अजरबैजान और कई बार अर्मेनिया भी लिख देता है। तो ये अपने को याद रखना है कि अजरबैजान टच करता है कैस्पियन को, ना कि अर्मेनिया, ठीक है ना। तो अजरबैजान याद रखना टच करता है कैस्पियन को, है ना, ना कि अर्मेनिया। अब सिंपल सा आप कैसे याद रख सकते हैं कि कौन करता है? तो देखो अजरबैजान एंड हो रहा है एन पे और कैस्पियन एंड हो रहा है एन पे। तो एन पे ही अजरबैजान एंड हो रहा है, एन पे ही कैस्पियन एंड हो रहा है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे टर्की में आपको एक लेक दिख रही होगी, लेक वान। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक एंड बहुत ज्यादा ये सॉल्ट, मतलब इसके सॉल्ट की वो बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है, मतलब कि इसकी जो सेलिनिटी हो काफी ज्यादा है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप सर्च करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आपको मिलेगा। तो टर्की में है लेक वान, तो लेक वान आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग आल्सो, लेक वान, ठीक है ना। सो दीज वर द थिंग्स इन द मैप ऑफ द कैस्पियन सी। कंट्रीज आपको मैंने बता दी जो भी थी, है ना, दीज आर द कंट्रीज। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। अब हम न्यूज एनालिसिस पार्ट में आगे मूव करते हैं और एडिटोरियल्स और जो भी बाकी बची न्यूज आइटम्स है वो देखते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, आरबीआई स्टेप्स इन टू ईज द कोविड-19 बर्डन। अब आरबीआई जो है वो कोविड-19 के बर्डन को कम करने की कोशिश करने के लिए बीच में आ रहा है। कैसे आया है? तो आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया है दैट दे विल रिलीज अनशेड्यूल्ड एड्रेस अ टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी। टर्म मतलब कि एक टेन्यर रहेगा, इसका टेन्यर क्या रहेगा? 3 सालों का। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ बिल्कुल इकोनॉमी में हर चीज फिक्स्ड रहती है। टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी है मतलब कि एक प्रॉपर टर्म होगा। प्रॉपर टर्म कितने का है? टेनर कितने का? अप टू 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो 50,000 करोड़ का एक फंड जो है लिक्विडिटी है रिलीज की जाएगी, और ये रिलीज की जाएगी एट द रेपो रेट, मतलब रेपो रेट पे ही रिलीज की जा रही है ताकि इजिली जो है वो मिल जाए। और ये जो रिलीज की जा रही है ये इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए रिलीज कर रहे हैं। तो अंडर दिस स्कीम बैंक्स विल प्रोवाइड फ्रेश लेंडिंग सपोर्ट टू अ वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज। जो बैंक्स हैं वो लगभग 50,000 करोड़ की लेंडिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाएगा, इंपोर्टर्स को दिया जाएगा, सप्लायर्स ऑफ वैक्सीन्स को दिया जाएगा, प्रियोरिटी मेडिकल डिवाइसेस को दिया जाएगा, हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज को दिया जाएगा, पैथोलॉजी लैब्स को दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर्स को दिया जाएगा, लॉजिस्टिक फर्म्स को दिया जाएगा। तो ये जो 50,000 करोड़ की फैसिलिटी है ये बैंक्स इन अलग अलग सर्विसेज को जो कि कोविड-19 में यूजफुल आ रही हैं या कोविड-19 को टैकल करने में मदद कर रही हैं, इनको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड दीज लोन्स विल कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड अंडर द प्रियोरिटी सेक्टर टिल देयर रीपेमेंट और मैच्योरिटी। तो ये जो लोन्स हैं ये अपनी मैच्योरिटी तक और रीपेमेंट तक एक प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आएंगे। प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप सबको पता होना चाहिए कि कौन, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट प्रियोरिटी सेक्टर बोलता है, जैसे कि एक्सपोर्ट सब्सिडी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आपका
या आपको कहना चाहिए कि एजुकेशन हो गया, ठीक है ना, फार्मर्स हो गए, स्मॉल फार्मर्स हो गया, तो ये आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं कुल एग्रीकल्चर के लिए, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है ना। और इनके प्रॉपर रूल्स हैं आरबीआई ने जो बनाए हुए। तो ये जो लोन्स दिए जाएंगे 50,000 करोड़ के नए लिक्विडिटी में फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स, तो ये भी एक तरीके से क्या कहलाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत ही माने जाएंगे। आगे इकोनॉमी पेज में आपको बताऊंगा कि एमएसएमई के लिए भी इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें अनाउंस करके रखे हैं, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे, बट दैट विल बी इन द इकोनॉमी पेज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में क्या क्या है। तो एडिटोरियल सेगमेंट में हम आते हैं, लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल सेगमेंट। तो आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है 2 एडिटोरियल्स, एक है अगेंस्ट एक्सेस, है ना, ये इसी मराठा कम्युनिटी के रिजर्वेशन पे है। अब आप दूसरा एडिटोरियल देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यू डॉन इन द्रविडियन पॉलिटिक्स है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, इट्स अ पॉलिटिकल आर्टिकल, वी वोंट बी डिस्कसिंग। एंड सडन डेथ, ये आपका आईपीएल से रिलेटेड है कि आईपीएल को बंद कर दिया गया, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा हम आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है सीटी स्कैन के ऊपर। इसमें मैं आपको बेसिक सीटी स्कैन क्या होता है वो बताऊंगा, प्लस सीटी स्कैन कराना है कि नहीं कराना है, क्यों नहीं कराना है, इसके ऊपर ये आर्टिकल अपन लिख सकते हैं। तो 2 आर्टिकल है, लेट्स सी वन बाय वन। पहला आर्टिकल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अगेंस्ट एक्सेस। नाउ दिस अगेंस्ट एक्सेस इज रिगार्डिंग द मराठा केस। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक कोटा सीलिंग 50% की फिर से इसको रिटरेट किया है, जो इंदिरा साहनी केस में ऑलरेडी थी, और ये कहा है कि इसको ब्रीच करने के लिए बहुत ही स्पेशल रीजंस होने चाहिए, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, तभी आप इसको ब्रीच कर सकते हो, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो कि दूसरे स्टेट्स के लिए भी एक लाइन की तरह काम करेगा। क्या होता है, कई बार स्टेट्स अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए भी इस तरीके से रिजर्वेशन अनाउंस कर देते हैं। देखो, कई बार स्टेट्स को भी पता रहता है कि ये चीज रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपीज करने के लिए किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, ताकि उनका जो वोटिंग शेयर है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उस कारण, तो ये सब टर्म्स आप यूज करेंगे। जैसे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा, मान लो जीएस2 में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो रिजर्वेशन है वो एक गिमिक के रूप में गवर्नमेंट रिलीज करती है, इवन आफ्टर नोइंग दैट दिस विल बी क्वेश्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, तो आपको यही सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गई, है ना, वोटर्स शेयर को कम नहीं करना चाहते, दे नो एवरीथिंग, तो इस तरीके से अपन आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगली चीज जो यहाँ पे ऑथर ने बोली है, फिर वही हिस्ट्री बताई जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी कि पहले एमबी मतलब सबसे पहले जब 2018 में ये एक्ट आया था तो 16% का कोटा प्रोवाइड किया गया था मराठास को, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद एमबी गायकवाड़ कमीशन बनाया गया। एमबी गायकवाड़ कमीशन जो बनाया गया उसने बोला कि 12% आप एजुकेशन में दो, 13% आप जॉब्स में रिजर्वेशन दो। फिर इसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी किया था, ठीक है ना। बॉम्बे हाईकोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द मराठा रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे लिखा है, बॉम्बे हाईकोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ मराठा रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल बट रूल्ड दैट द लॉ कुड नॉट हैव फिक्स्ड द परसेंटेज अबव व्हाट रिकमेंडेड बाय द स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन हेडेड बाय एमजी गायकवाड़। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि एमजी गायकवाड़ कमीशन ने जितना बताया है, मतलब 12% और 13% जो बताया है, उसको ब्रीच नहीं करना है। मतलब कि एमजी गायकवाड़ कमीशन ने बताया 12% और 13%, तो उससे ज्यादा मत देना, उतना ही आप लेकिन दे सकते हो। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट को रिटरेट किया है, और जिसमें कि उन्होंने, ठीक है ना। अब 2 जजमेंट्स थे, इंपॉर्टेंट है, 2 जजमेंट थे यहाँ पे। एक तो था ये रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन का इशू, दूसरा था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बनाया है। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपहेल्ड किया है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दे दिया है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये डिटरमाइन करने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट को है। प्रेसिडेंट को है केवल और केवल, मतलब कि ये स्टेट से पावर ले ली गई है, और अब ये केवल एक लिस्ट रहेगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, जिसको कि कौन बताएगा, पार्लियामेंट बताएगी, यानी कि सेंटर बताएगा, यानी कि प्रेसिडेंट बताएगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट सेंटर ये सब एक ही, क्यों है कि एक ही, क्योंकि सेंटर के रिकमेंडेशन पे ही तो भाई प्रेसिडेंट बोलता है कुछ भी। तो कुल मिलाकर के ये फेडरल फीचर से हटा करके अब एक यूनिटरी फीचर में आ गया है, और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं ये बताने का काम केवल किसका है, पार्लियामेंट
का है, आप पार्लियामेंट के थ्रू ही उस लिस्ट को अमेंड कर सकते हो। लिस्ट को बनाने में एनबी या आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मदद करेगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और प्रेसिडेंट के नाम से वो लिस्ट निकलेगी, और उसको अगर आपको चेंज करना है तो केवल पार्लियामेंट कर सकती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है आगे आने वाले समय में। इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अपकमिंग टाइम्स, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं इंदिरा साहनी जजमेंट के बारे में बता दूं कि क्या क्या चीजें हुई थी इंदिरा साहनी जजमेंट में। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 27% कोटा जो था बैकवर्ड क्लासेस का, उसको अपहोल्ड किया था। उस समय 10% जो गवर्नमेंट जॉब्स में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया गया था, हायर कास्ट के, उनको रिजेक्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 50% की जो लिमिट है उससे ज़्यादा आपको ब्रीच नहीं करना है, केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में आप उसको कर सकते हो। फिर क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो भी इसी जजमेंट के बाद से प्रोमिनेंस में आया था, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा था कि इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपको देना है रिजर्वेशन, ना कि प्रमोशन में। तो ये बहुत क्लियर याद रखिएगा कि प्रमोशन में मना किया था इन द 1992। फिर लेटर ऑन इसको चेंज किया गया जरूर, क्योंकि 1995 में फिर गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास कर दिया जिसके थ्रू उन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी ला दिया। फिर उसके बाद नागराज केस था, बहुत फेमस केस है 2006 का नागराज केस। अगर आप पढ़ पाओ तो आप पढ़ लेना प्लीज। देयर इज अ फेमस नागराज केस इन 2006 जिसमें फिर 3 कंडीशंस बताई गई। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, प्लीज डू टेल मी व्हाट वर द 3 कंडीशंस टू लुक फॉरवर्ड इन द नागराज केस ऑफ 2006। तो ये मैं एक्स्ट्रा आपको बताता जा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है ना, ये आप याद रखेगा, ठीक है। तो दीज वर द टाइमलाइंस ऑफ दैट। अगला जो आर्टिकल हम देख रहे हैं वो है सीटी स्कैन फॉर कोविड मेरिट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सीटी स्कैन होता क्या है। देखो, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसको याद रखना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसको हम बोलते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी बोल सकते हो या सीटी स्कैन बोल सकते हो, कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोल सकते हो। ये अलाउ करता है डॉक्टर्स को टू सी इनसाइड योर बॉडी। अब इसमें यूज क्या होता है, इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरेज एंड अ कंप्यूटर टू क्रिएट पिक्चर ऑफ योर ऑर्गन, बोन्स एंड अदर टिश्यूज। तो इसमें क्या होता है कि एक्सरेज का यूज किया जाता है और कंप्यूटर की मदद से फिर उसमें आपके ऑर्गन्स की, बोन्स की, टिश्यूज की अलग अलग आप उसके थ्रू फोटो बना करके आप उसको देखते हो। इट शोज मोर डिटेल्स देन अ रेगुलर एक्सरे। रेगुलर एक्सरे से ज्यादा डिटेल्स ये दिखाता है। एंड यू कैन गेट सीटी स्कैन फॉर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखना। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कोविड-19 में बहुत ज़्यादा ये डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ऑथर ने जरूर बताई कि कोविड-19 के टाइम पे सीटी स्कैन कब यूज़ करना है कब नहीं करना। मैं आपको बताना भी चाहता था, कई लोग क्या होता है कि सीटी स्कैन करा लेते, तो आप लोग अगर कराते हो तो बिल्कुल 2 कंडीशन याद रखना है कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 या उससे ज़्यादा है, 95 या उससे ज़्यादा है, तो आपको सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिम्टम नहीं है या अगर आप कोविड पॉजिटिव भी थे और आप ठीक हो रहे नाउ योर कंडीशन इज इम्प्रूविंग, तो आपको फालतू में सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन कराने में जो एक्सरेज एंड ऑल है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट फैलाती हैं। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि 0.4% ऑफ ऑल द कैंसर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स दे आर एट्रीब्यूटेड टू द रेडिएशन फ्रॉम सीटी स्टडीज। तो जस्ट सीटी स्कैन की स्टडीज के थ्रू ही जो रेडिएशन गई वहां उसके थ्रू ही 0.4% कैंसर वहां पे है, ठीक है ना। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग ओवरऑल अगर देखो एक रिपोर्टेड फिगर तो 2% तक के जो कैंसर केसेस हैं वो बिकॉज ऑफ द सीटी स्कैन है, बिकॉज ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सीटी स्कैन के कारण है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी चीज आपको याद रखनी कि जो सीटी स्कैन है वो उनको रखा जाता है एयर कंडीशनर स्पेसेस में, और अगर आप ऐसे टाइम पे कोविड के टाइम पे ऐसी जगह पे जाते हो या सीटी स्कैन कराने जाते हो तो देयर इज एवरी चांस दैट कि आप कोविड पॉजिटिव वहां पे आप इन्फेक्शन ले सकते हो। तो दीज आर द 2 बेसिक रीजन जिसके कारण से क्या बोला जा रहा है ऑथर द्वारा, या मैंने कई बार ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल पढ़ा था कि आप इसको मत अपनाइए। हाँ, आप कब अपनाइए, जब आपका 95% से कम ऑक्सीजन लेवल आ गया हो और आपकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है। मतलब दोनों केस है, एंड नहीं एंड लगा हुआ है, मतलब कि ये एक कंडीशन है, दूसरी ये कि आपकी जो कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, वो डिटेरियोरेट हो रही है और आप पॉजिटिव आए थे सपोज, और आप 6 दिन का, आपको 5 दिन का जो डोज है वो ले लिया, और उसके बाद भी अगर आपकी सिचुएशन नहीं सुधर रही है, बुखार नहीं उतर रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तब आप सीटी स्कैन कराइए।
अदरवाइज अनटिल एंड अनलेस, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मिटी के लिए आप मत कराइए, दैट हैज़ मच मोर निगेटिव इम्पैक्ट दैन इट हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसको याद रखेगा। सो दीज आर द एडिटोरियल्स ऑफ द डे जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। तो न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में हम आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है, एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, सेंटर अलोन कैन आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये मैंने ऊपर एडिटोरियल में ऑलरेडी आपको इस जजमेंट के बारे में बताया हुआ है, तो ये जजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और उन्होंने ये कहा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो सजेशन देगी, और इसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो उसको अप्रूवल देगा, और आगे से अगर कोई चेंज करना है तो वो केवल पार्लियामेंट के थ्रू किया जा सकता है। देखो लिखा है, द प्रेसिडेंट दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन to the exclusion of all other authorities is empowered to identify the socially and educationally backward classes। तो अगर आपसे एट प्रेजेंट कोई पूछे कि कौन एम्पावर्ड है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो प्रेसिडेंट इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ये लिस्ट आती है, पब्लिश होती है अंडर आर्टिकल 342A। जो लिस्ट पब्लिश होती है दैट इज अंडर आर्टिकल 342A, जो कि बताती है कि विच शैल बी डीम टू इंक्लूड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू ईच स्टेट एंड यूटी। तो ये 342A(1) के तहत जो लिस्ट रहेगी वो बताएगी कि कौन से स्टेट में या कौन से यूटी में कौन सी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। तो ये प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, और प्रेसिडेंट के नाम पे भी अगर बाद में कोई चेंज करना है तो कौन कर सकता है, वो कर सकता है केवल पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है ना। ये लिस्ट किसके अंदर निकलेगी, आर्टिकल 342A(1) के अंतर्गत निकलेगी। ये याद रखना कि आर्टिकल 342A(1) देखो लिखा है, वंस पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 342A(1) द लिस्ट कैन ओनली बी अमेंडेड थ्रू अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल 342A(2). तो ये जो लिस्ट आएगी 342A(1) में, उसको अगर कोई चेंज करना है तो केवल पार्लियामेंट कर सकता है अंडर आर्टिकल 342A(2). तो ये आपको याद रखना है। एंड आइडेंटिफिकेशन जो होगा SEBC का, उसमें प्रेसिडेंट शैल बी गाइडेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विच इज सेट अप अंडर आर्टिकल 338B। तो 338B के अंतर्गत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, उसके पास ये रहेगा कि वो गाइड करेगा टू द प्रेसिडेंट कि कौन से लिस्ट में किस स्टेट के लिए कौन सी कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाए। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। इंसाकॉग शेयर्ड इनपुट्स ऑन वेरिएंट्स। अब यहाँ पे कल बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन हुआ कि गवर्नमेंट को इंसाकॉग ने पहले ही बता दिया था, मार्च के पहले ही बता दिया था कि एक अभी जो सेकेंड वेव आएगी और उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो इंसाकॉग के ने पहले ही ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी लैक्स रही और उसने प्रॉपर कहना चाहिए कि जो मेजर्स थे वो नहीं लिए। तो यहाँ पे इंसाकॉग है क्या, मैं आपको बता दूं, इंसाकॉग का फुल फॉर्म है इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंसाकॉग का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया क्या कर रहा है, ये लगभग 10 अलग अलग लैब्स, जो कंट्री में 10 लैब्स हैं अलग अलग जगह फैली हुई हैं, उनके साइंटिस्टों का कंसोर्टियम है जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है कोरोना वायरस की। तो उससे वो क्या पता कर रहा है कि कैसे कैसे इसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, किस तरीके से जो जेनेटिक पार्ट है कहना चाहिए आपके कोरोना वायरस का, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहा है कौन, इंसाकॉग। और इसने पहले ही ये स्टडी करके बताया था गवर्नमेंट को कि देयर इज वेरी पॉसिबिलिटी दैट कि जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आई होप आपको पता होगा। इंसाकॉग है क्या, कंसोर्टियम ऑफ 10 नेशनल लेबोरेटरीज विच इज हैंडलिंग द जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ कोरोना वायरस 2, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जो है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग को स्टडी करता है। आगे मूव करते हैं। फेसबुक बोर्ड अपहोल्ड्स ट्रम्प बैन। अब फेसबुक बोर्ड जो है, यानी जो फेसबुक का क्वासी इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड है, उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प को सस्पेंड का अकाउंट जो है, जिसको कि सस्पेंड किया गया था फेसबुक से, उसको सस्पेंड ही रहने देना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 4 महीने पहले उसको सस्पेंड किया गया था फॉर इंसाइटिंग वायलेंस दैट लेड टू डेडली जनवरी 6 कैपिटल राइट। जो वहाँ स्टेट कैपिटल था, वहाँ पे जो राइट्स हुए थे, वो कहा जाता है
कि डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के कारण ही हुए थे, तो इनके अकाउंट को बैन कर दिया गया। तो आपको ये पता रखना है कि फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन किया हुआ है रिसेंटली, एंड अभी इसकी क्वासी इंडिपेंडेंट जो ओवरसाइट बोर्ड है उसकी मीटिंग में इसको बैन रखने का ही डिसीजन लिया गया है। EU अनवील्स प्लान टू कट डिपेंडेंसी ऑन चाइना। यूरोपियन यूनियन ने अब एक प्लान बनाया है जो कि उसकी डिपेंडेंसी को चाइना पे जो उसकी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि चाइना के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है, स्पेशली फॉर द रॉ मटेरियल्स, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, तो इसमें जो उनकी ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, उसको हम कम करेंगे। क्योंकि पैंडेमिक में देखो कोई रिलेशनशिप तो बन नहीं पा रहे, इंटरनेशनली सारी आवाजाही बंद है, तो ऐसे में जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी दूसरी कंट्रीज के ऊपर, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, काफ़ी उनको तकलीफ हो रही है। सो फॉर दैट रीज़न एक्चुअली यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो भी अब डाइवर्सिफाई करेंगे और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इकोनॉमी पेज में जो आपको बताने वाला था कि MSMEs को क्या रिलीफ दिया जा रहा है, तो स्मॉल बिजनेस एंड MSME के लिए RBI ने बोला है कि नाउ दे विल अलाउ द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। इसकी कंडीशन जरूर उन्होंने दी है, रीस्ट्रक्चरिंग की कंडीशन की पहली जो रीस्ट्रक्चरिंग 1.0 थी उसमें आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया है अगर, तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 में इसका बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब कि पहले जब अगस्त 2020 में की गई थी रीस्ट्रक्चरिंग, तो अगर आपने उस समय नहीं करवाया है या इसके पहले आपने रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट नहीं लिया है, तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग दोबारा करने का मौका मिलेगा। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि जो बोरोवर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोन के पेमेंट को शेड्यूल कर दो, रीशेड्यूल कर दो। मान लो वो फेल हो गए, पे नहीं कर पाए, तो आप रीशेड्यूल कर दो, या उनके लोन की रीपेमेंट हॉलीडे दे सकते हो कि ठीक है अगर आप 2 साल मत दो कोई दिक्कत नहीं है, रीपे मत करो, 2 साल आप इंटरेस्ट मत दो, या फिर आप उनके इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज ही कर दो। तो ये जो भी स्ट्रक्चर में लोन का जो स्ट्रक्चर इनिशियली डिटरमाइन किया गया था उसमें कोई भी चेंज अगर आप करते हैं बीच में, तो वो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कहलाती है। ठीक है ना? मैंने आपको कंडीशन बता दिया कि 6 अगस्त 2020 को रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 आरबीआई ने डिक्लेयर किया था। अगर आप 1.0 फ्रेमवर्क में आपने बेनिफिट नहीं लिया है रीस्ट्रक्चरिंग का, और आपका जो लोन है वो स्टैंडर्ड लोन है अप टू मार्च 31 मार्च 2021 तक, अगर आपका लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, तो फिर आपको रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के अंतर्गत रीशेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई ने 10,000 करोड़ का स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी अलाउ किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए क्या अलाउ किया है? 10,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि रेपो रेट में लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। रेपो रेट पर लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है, रेपो रेट पर। ठीक है ना? Under this, loans up to ₹10 lakhs to MSMEs will be considered as priority sector lending। तो 10 लाख तक का जो लोन MSME को दिया जाएगा वो priority sector lending के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं जो कि दिए जा रहे हैं टू MSMEs and small business। I hope you got clarity regarding the same। ठीक है, तो that is it for the day friends। I hope you liked our video। Please like, share, subscribe, keep loving us, keep sharing us। Thank you and have a nice day।